बिरजू ही अकेले कमाने वाला घर में था। बिरजू काम से घर वापस आता तो देखता कि उसकी बेटी पूजा रो रही थी। ये देखकर बिरजू अपनी बेटी से कहता है, क्या हुआ पूजा, तुम इतना रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बाबा, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही ना, बस इसीलिए मन थोड़ा सा भारी था और मुझे रोना भी आ गया। बस तबीयत खराब होने के कारण तुम रो रही थी? नहीं नहीं, मेरी बच्ची इतनी कमजोर नहीं है। बिरजू पूजा से सवाल कर ही रहा था कि तभी बिरजू की पत्नी रमा वहाँ पर आती है। शुरू हो गई ना तू, अब रोते हुए कर रही होगी अपने बाप से चुगली कि मैंने तेरी पढ़ाई बंद करवा दी। क्या तुमने मेरी बेटी की पढ़ाई बंद करवा दी? पूजा, तुम इसीलिए रो रही थी ना, और मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी। रमा, क्या बिगाड़ा इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा? क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? तुम्हारी बच्ची की वजह से मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। मैंने कल बोला था ना तुम्हें कि मेरे बेटे को शहर में कुछ पैसों की जरूरत है, उसके लिए कुछ पैसे भिजवा देना, लेकिन वो याद कहाँ रहेगा आपको। मुझे याद था कि तुम्हारे बेटे को पैसे भिजवाने हैं और मैं पैसे को इंतजाम करने में भी लगा था। सोहन मेरा भी बेटा है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सोहन के लिए कुछ नहीं करूँगा? हाँ तो अब बस सोहन के लिए ही करो, और इस लड़की को पढ़ा लिखा कर भी होने क्या वाला है, कल को इसकी शादी हो जाएगी, उसके लिए भी तुम गधे की तरह मेहनत करोगे क्या? रमा, पूजा मेरी बेटी है, और अगर गधे की तरह काम करूँगा तो मेरी बेटी के लिए ही तो करूँगा ना। इसमें तुम्हें क्यों परेशानी होती है? ज्यादा ना बेटी बेटी मत करो मेरे आगे, अभी मैं खुद की ही जान ले लूंगी और इल्जाम तुम दोनों बाप बेटी पर डाल दूंगी, फिर करते रहना बेटी बेटी। मैंने कह दिया तो मतलब कह दिया, पूजा अब पढ़ाई नहीं करेगी। ठीक है माँ, आप गुस्सा मत करिए, आप जो कहोगी ना मैं वही करूँगी। बाबा माँ सही तो कह रही है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने सोचा नहीं था कि इस औरत से शादी करने के बाद ये तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैंने सोचा था कि तुझे माँ का प्यार मिलेगा, इसलिए शादी की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी। लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है। पूजा काफी ज्यादा अकेले हो जाती है। अपने पिता के काम पर जाने के बाद रमा पूरा दिन पूजा को कोसती रहती, उससे काम करवाती, यहाँ तक कि कई बार उसे मारती भी। ऐसी एक दिन, बहुत हो गया तुझे मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते, शर्म नहीं आती क्या? और आएगी भी कहाँ से? ये जो मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती है, वहाँ तेरा बाप धूप में इतनी मेहनत करता है बस तेरे लिए, और तू घर पर आराम फरमाती रहती है पूरे दिन। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं घर के काम तो करती हूँ, मुझे घर में आराम करने का समय कहाँ ही मिलता है। अब तू मुझसे जुबान लड़ा रही है, चल निकल, और अब तू भी अपने बाप की तरह पैसे कमा। रमा जबरदस्ती पूजा को कमाने के लिए भेज देती है, और फिर पूजा एक छोटे से ढाबे में काम भी करती है। कुछ दिनों में पूजा ढाबे का पूरा काम सीख जाती है, यहाँ तक कि पूजा के हाथ का खाना लोगों को पसंद भी आने लगा था। ये देखकर पूजा घर आने के बाद अपने पिता से कहती है, बाबा, आप तो जानते ही हो कि मैं एक छोटे से ढाबे में काम करती हूँ। हाँ बेटी, मुझे पता है, लेकिन इस बार मुझे अच्छा लग रहा है ये सब जानकर, क्योंकि तू अपने मन का भी करती है और अपने शौक को थोड़ा बहुत पूरा कर ही लेती है। नहीं बाबा, मैं अपने शौक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे सब कुछ पता है कि एक ढाबा कैसे चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा जरूरत में आती हैं ढाबे में। ये बात तो बहुत अच्छी कही तूने, वैसे मेरी बेटी समझदार हो गई है। तो बाबा, क्यों ना हम भी एक ढाबा खोल लें? आप भी कब तक यहाँ का कबाड़ा इकट्ठा करते रहोगे? उससे हमारा कुछ तो होने वाला नहीं है। अगर हम ढाबा खोल लेंगे ना, तो आपके और मेरे पास अपना स्थायी काम होगा। हाँ बेटी, तू बात तो सही कह रही है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। बाबा, मेरे पास पैसे भी है, मैं जो कमाती हूँ ना, उसमें से मैंने काफी बचत भी की है, और आप जब पहले मुझे थोड़े पैसे देते थे, उनमें से भी मैंने कुछ पैसे बचाए हुए हैं। अब हमें ढाबा खोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिरजू और पूजा मिलकर अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। लोगों को उनका ढाबा काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और साथ में ढाबे का खाना भी। लेकिन तेज गर्मी के साथ उनका काम मंदा चलने लगा था। ये देखकर ही दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाबा, हमारा ढाबा खुला है तो यहाँ धूप भी लगती रहती है, इसलिए कोई यहाँ आना जाना पसंद नहीं करता, और आसपास के बाकी ढाबों में तो राहत भी मिलती है, इसीलिए लोग वहाँ ज्यादा जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? हम इतने पैसे भी तो कमा नहीं पाए अब तक कि ढाबे की छत लगवा दे। अभी जो पैसे है ना, उसमें ही काम चलाना होगा।
और मुझे नहीं लगता कि ये काम ज्यादा चलेगा। और देख मुश्किल भी कितनी हो रही है, पैसे भी बच नहीं पा रहे। हाँ, और सामान भी खत्म हो रहा है। पूजा बेटी, मैं क्या सोच रहा था कि तू न ढाबे पे रहा कर और मैं बाहर जाके न फिर से अपने कबाड़े का काम शुरू कर देता हूँ। कम से कम कहीं से तो पैसे आएंगे। बिरजू वापस से अपने कबाड़े का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन ढाबे के दिन और भी ज्यादा बुरे होते जा रहे थे। कोमल अपनी सास की बातें सुनकर भी अपनी सास को कुछ नहीं कहती और किचन में जाकर खाना बनाने में लग जाती है। पूजा बेटी देख, मुझे कबाड़े में क्या मिला है, पुराना एसी। लेकिन बाबा, हम एसी का क्या करेंगे? अरे हम इसे अपने ढाबे पे लगा सकते हैं ना। बाबा, किसी ने सही ही चलता हुआ एसी फेंका नहीं होगा, खराब होगा तभी तो कबाड़े में मिला है। हाँ, लेकिन मैं इसे ठीक भी तो कर सकता हूँ ना। मैं पहले ऐसे ही ठीक किया करता था। रुक, अभी इसे भी ठीक करके दिखाता हूँ। बिरजू पुराने एसी को ठीक करने के लिए काफी मेहनत करता है और फिर ये ठीक हो भी जाता है। ये देखकर बिरजू और पूजा दोनों ही काफी खुश होते हैं। बाबा, एसी तो ठीक हो गया, लेकिन अब हम इसे लगाएंगे कहाँ? और बिजली भी तो चाहिए ना इसके लिए। मुझे पता था एसी बिजली के बिना चल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी हेर फेर की है। अब ये बर्फ से चलेगा बेटा। जो अमीरों का एसी होता है ना, वो कितना ठंडा करता है, ये उसे ज्यादा ठंडा करेगा। हमारा बर्फ वाला एसी लगेगा ये। और बेटा वैसे भी ढाबे के लिए बर्फ तो लाते ही है, थोड़ा और ले आएंगे। और हमारी छत का क्या? वो तो खुली हुई है ना। हम एक काम करेंगे बेटा, बांस लगा के छत बना लेंगे तिलपार की, और आसपास घास भी बिछा देंगे और जमीन पे थोड़े बर्फ के टुकड़े रख देंगे, जिससे जमीन ठंडी रहेगी। वाह बाबा, ये तो सच में हमारा बर्फ का ढाबा हो जाएगा। पूजा और बिरजू अब अलग लग जाते हैं ढाबे की मरम्मत में, और कुछ ही दिनों बाद ढाबा तैयार भी हो जाता है। जब वो दोनों बर्फ ढाबे में घुसते हैं तो पूजा को बहुत ठंड लगने लगती है। बाबा, इस बर्फ के ढाबे में तो अभी से ही इतनी ठंड लग रही है, इसमें हम काम कैसे करेंगे? हम शॉल ले लेंगे और साथ ही हमारे ढाबे पे जो खाना खाने आएगा ना, उसके लिए भी शॉल रखेंगे, ताकि हमारे ग्राहक को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बर्फ का ढाबा बनते ही उनका ढाबा चलने लगता है। अब तो कई बार लोग इसलिए भी आते हैं ताकि वो बर्फ का ढाबा देख सके। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विनोद नाम का एक आदमी वहाँ पर आता है और उनके ढाबे में आने के बाद उसे बर्फ में मजा आता है। इसे देखकर वो बोलता है, अरे वाह, ये आपका बर्फ का ढाबा तो सच में कमाल है। इसमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बाहर का मौसम कैसा है। थोड़ी देर में ना ठंड लगने लग गई मुझे। अरे भाई साहब, अगर आपको ठंड लग रही है ना, तो आप शॉल ओढ़ लीजिए, हमारे पास शॉल भी है। ये कुछ अलग सुना है मैंने, बर्फ का बनाया हुआ ढाबा। वाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। वैसे आपका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतना ठंडक, और ऊपर से शॉल भी दे रही हो आप। वाह। जी, हमें पता है कि हम गरीब का बर्फ वाला ढाबा कुछ अनोखा है, लेकिन हमने बर्फ ढाबे के लिए बहुत मेहनत की है, और अब अगर हमारी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है तो हमें और ज्यादा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे पूजा और बिरजू के दिन भी अब सुधरने लगे थे, और ऐसे ही गरीब का बर्फ का ढाबा और अच्छा चलता रहता है। आयशा एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। वो अपने अब्बू लियाकत खान और अम्मी नुपुर के साथ अहमदाबाद में रहा करती थी। आयशा बचपन में जब अपनी नानी के घर जाया करती थी तो वहाँ उसकी मुलाकात आरिफ नाम के लड़के से हुई, जो वहीं पास में ही रहा करता था, और वो दोनों साथ में ही पले बड़े थे। जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और दोनों परिवार वालों की रजामंदी से उन्होंने निकाह कर लिया था। निकाह के कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक दिन अचानक आयशा आरिफ को फोन पर किसी से बात करते सुनती है, और उसके बाद आयशा को ये पता चलता है कि आरिफ किसी और लड़की से प्यार करता है। कुछ ही समय बाद आरिफ आयशा से पैसों की डिमांड करने लगता है और कहता है, आयशा, अपने अब्बू से कह देना कि हमें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन आपको इतने रुपए चाहिए क्यों? और वैसे भी मेरे अब्बू कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ये तो बस वही जाने। आयशा आरिफ को कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, और जब आरिफ को पैसे नहीं मिलते तो वो आयशा को उसके अम्मी अब्बू के घर छोड़ आता है और बिना पैसों के लौटने को भी मना करता है। तो वहीं आयशा के अम्मी अब्बू अपनी बेटी का घर और उसका रिश्ता बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं और उसे वापस
उसके ससुराल भेज देते हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और एक दिन जब दोबारा आरिफ आयशा से पैसों की डिमांड करता है तब आयशा, अपने अब्बू से कहना कि हमें 1 लाख की जरूरत है, जल्दी भेज देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही तो अब्बू ने आपको इतने पैसे दिए थे, अब दोबारा से? अरे मुझे इन सब से लेना देना नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए। नहीं, इस बार आपकी कोई बात नहीं मानूंगी मैं। मेरे अब्बू पहले ही इतने पैसे दे चुके हैं आपको और अब उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने पहले ही आपके लिए बहुत कुछ किया है और अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने अब्बू से लीजिए। आयशा की ये सारी बातें सुनने के बाद आरिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो आयशा पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो लोग उसे काफी दिन तक खाना नहीं देते थे, उसे मारते थे, पीटते थे और जब वो अपने अम्मी अब्बू को कांटेक्ट करती थी तो उसका फोन तक छीन लेते थे। कुछ दिन तक अत्याचार सहने के बाद किसी तरह आयशा अपने पड़ोसी के घर जाकर अपने अम्मी अब्बू को अपनी हालत के बारे में सब बताती है। अब्बू, अब्बू, अम्मी, वो आरिफ मेरे साथ। आयशा बेटी, क्या हुआ? अब्बू, आरिफ और उसके अम्मी अब्बू मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे कमरे में बंद करके रखते हैं। बेटा तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना, सब ठीक कर देंगे। एक दिन आरिफ को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। इसी बीच आयशा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन इस सब से भी आरिफ का दिल नहीं पिघला और उसने अपना अत्याचार जारी रखा, जिसकी वजह से आयशा का मिसकैरेज हो गया। जब आयशा के लिए बर्दाश्त की हद पार हो गई तो उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, जिससे चीजें और ज्यादा बिगड़ गई। वो लोग पहले से भी ज्यादा आयशा को टॉर्चर करते, साथ ही एक बार फिर उससे पैसों की डिमांड करते हुए आरिफ कहता है, मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नहीं है मेरे अब्बू के पास पैसे, और आप खुद भी तो कमाते हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, उनका किराया आता है, आप अपने अब्बू से क्यों नहीं ले लेते पैसे? अगर पैसे ला सकती हो तभी इस घर में रह सकती हो, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। तो ठीक है फिर, मुझे भी ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ अम्मी अब्बू के पास। इतना कहकर आयशा अपने मायके लौट जाती है और लंबे समय तक आरिफ का इंतजार करती है और उसका एक जवाब नहीं आता। इस सब में 1 साल निकल जाता है और आयशा अहमदाबाद में ही एक बैंक में नौकरी करना शुरू कर देती है, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई की भी शुरुआत करती है। इतना ही नहीं, वो बार बार आरिफ को फोन करती, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। और एक दिन बैंक से निकलने के बाद वो सीधे साबरमती रिवर फ्रंट पर चली जाती है और आरिफ को फोन करती है। आरिफ, मैं थक गई हूँ इन सब से, आखिर कब तक यही सब चलता रहेगा? देख, दिमाग तो खराब कर मत, कुछ काम की बात करनी है तो बता। प्लीज आरिफ, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तुझे मरना है तो मर, और वहाँ मुझे अपना एक वीडियो बनाकर जरूर भेज देना। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। आरिफ का फोन काटने के बाद आयशा नदी के किनारे अपना एक वीडियो बनाती है, जिसमें वो कहती है, मैं 23 साल की आयशा आरिफ खान हूँ और आज मैं जो भी करने जा रही हूँ वो अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और मेरे डियर डैड, प्लीज केस वापस ले लीजिए। आखिर कब तक हम अपनों से यूं ही लड़ते रहेंगे? हम प्यार करते हैं आरिफ से, उन्हें परेशान थोड़ी ना करेंगे। और अब मैं सुकून से अल्लाह से मिलूंगी और पूछूंगी आखिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में और मुझ में, और अब कभी भी मुझे इन इंसानों की शक्ल ना दिखाए। पर मैं खुश हूँ आज के दिन, और मैं चाहती हूँ कि ये प्यारी सी नदी आज मुझे खुद में संभाले।
अपना ये वीडियो बनाने के बाद आयशा इसे आरिफ को भेज देती है और सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू को कॉल करती है। अम्मी अब्बू, कहाँ है बेटा? रिवर फ्रंट के पास। अच्छा, मैं अभी मोन्टू को भेज रहा हूँ, तू वहीं रुक। सुनो आयशा, सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना अब्बू, मैं थक गई हूँ। मुझे बस पानी में कूदना है और कुछ नहीं। बेटा, तूने मेरी आज तक सारी बात मानी है, तो इस बार भी मान लेना बेटा, ऐसा कुछ मत करना और घर वापस आ जा। अपने अब्बू की ऐसी बातें सुनने के बाद आयशा बहुत दुखी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचती है तो उसकी आंखों के सामने अपने ऊपर हुए अत्याचार और उसके अम्मी अब्बू का मासूम चेहरा आ जाता है और उसकी मुस्कुराहट आती है और वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। कुछ समय बाद जब उसके अम्मी अब्बू वहाँ पहुँचते हैं तो उसे सही सलामत देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और साथ ही वो लोग उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तू बस अपने बारे में सोच। अब कितनी बहादुर है तू। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और उस आरिफ को सजा दिलवा, ताकि आने वाले कल में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा करे तो उसे अंजाम का भी पता हो। हाँ अब्बू, आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया अब्बू, क्योंकि अगर आज आप लोग ना होते तो पता नहीं मैं खुद के साथ क्या कर बैठती। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कुछ समय बाद पुलिस की मदद से आरिफ को उसके परिवार वालों के साथ गिरफ्तार करवा लिया जाता है और इतना सब होने के बाद आखिरकार आयशा को सुकून की जिंदगी जीने का मौका मिलता है। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत और एक एनजीओ ज्वाइन करती है जहां वो अपनी जैसी औरतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है और उन्हें इंसाफ दिलवाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आयशा की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होता हो और वो इतने जुल्म सहती हो? तो दोस्तों, उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए और उसे समझाइए कि जान लेना किसी के लिए सही नहीं होता और उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलता। और इसी के साथ हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। महक एक बहुत ही सुंदर और सफाई पसंद लड़की थी। वो अपने साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी खुशबूदार और साफ रखती थी। परिवार में उसके पिता केशव और माँ नीता थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने एक दोस्त नीरज से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसका इंतजार करती है। करीब आधे घंटे के बाद नीरज वहाँ पसीने और बदबू की हालत में पहुँचता है। महक उसे देखते ही अजीब सा मुंह बना लेती है। नीरज उसके पास जाता है और कहता है, सॉरी यार, सॉरी, मैं ना बहुत ज्यादा लेट हो गया। तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अच्छी दूर रहो मुझसे। वो दरअसल बाहर बहुत ना गर्मी है और ट्रैफिक भी, कोई भी इंसान पसीने में पूरा नहा जाए। मैं तो फिर भी थोड़ा बच गया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम बच गए? इतनी गंदी बदबू आ रही है ना तुम में से, जैसे कोई चूहा मर गया हो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ एसी लगा हुआ है, अभी झट से पसीना सब सूख जाएगा। हाँ, बैठो यहाँ अकेले, जा रही हूँ मैं। और थैंक यू मेरा टाइम खराब करने के लिए। अरे सुनो ना, मेरे पास पॉकेट डियो है, अभी छिड़क लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। महक उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नीरज वहीं का वहीं उसे देखता ही रह जाता है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। महक अपने घर आ जाती है। समय बीतता जाता है। उसके माता पिता उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं, जिसके लिए राज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ शीतल, जो कि एक बहुत ही बड़ी पदौड़ी होती है, उनके साथ उसे देखने उसके घर आता है। केशव और नीता उनका स्वागत करते हैं। आइए बहन जी, आइए। जी भाई साहब, और बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया? जी बहन जी, सब बढ़िया। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। शीतल जैसे ही चाय पीती है तो उसके पेट में कुछ हलचल महसूस होती है और तभी
उसका एक जोरदार बदबूदार पाद निकल जाता है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी शीतल बोलती है, जी क्या हुआ? आप सब इतना चौंक क्यों गए? और ये बदबू कैसी है? लगता है किसी को गैस बन गई है। जी मैं वही सोच रहा हूँ कि यह किसकी हरकत है। माँ, मैंने आपको समझाया था कि कम खाना, क्यों मेरे रिश्ते में बदबू फैला रही हो? माफ करना बेटा, क्या करूं, बस चाय समोसे देखकर रुका नहीं गया, मन बहक सा गया मेरा। जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस अब लड़की को तो बुलाइए। जी अभी बुला कर लाती हूँ। नीता अपनी बेटी महक को बुलाकर ले आती है। राज उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है और उसका दीवाना हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उनके परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का करते हैं। शीतल अपने बेटे का शगुन दे रही होती है कि तभी उसका एक और खतरनाक पाद छूट जाता है, जिसकी बदबू के कारण महक जोर से चिल्लाती है। छी! कौन है ये जिसने गटर का ढक्कन खोल के गैस छोड़ दिया? मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे। महक, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे कोई नहीं बहन जी, हम लोग अपना काम करते हैं। लगता है घर में किसी नौकर का पेट खराब है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से महक और राज की शादी हो जाती है। महक अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और उसकी सास शीतल पाद मार मार कर पूरा घर महकाती रहती है। इसके चलते महक का जीना मुश्किल हो जाता है और वो सारा दिन पूरे घर में अगरबत्तियां और रूम फ्रेशनर ही छिड़कती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आखिर कौन है इस घर में जो इतने गंदे पाद मारता है? अरे तू चुप कर, घर में हम लोग भी हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे तो नहीं आ रही कोई बदबू। मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती ये बदबू। ज्यादा देर बदबू आए ना तो मैं तो बेहोश हो जाती हूँ। एक बार मुझे वो आदमी मिल जाए बस, मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगी और मार मार के ना उसका मोर बना दूंगी। वक्त बीतता जाता है। अब महक पूरा दिन अपने फेस पर मास्क और हाथों में एयर फ्रेशनर रखने लगती है। इसी तरह एक दिन उसके घर में काम करने वाली बाई कांता गलती से उसके सामने पाद मार देती है। पाद की बदबू जैसे ही महक की नाक में जाती है, उसका पारा हाई हो जाता है और वो उससे कहती है, अच्छा तो तू है वो जो इतने दिनों से मेरा घर महका रही थी अपनी बदबू से? बेशरम, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? नहीं दीदी, मेरा तो सिर्फ आज ही पाद निकला है और ज्यादा मत मारो दीदी, वरना कुछ और भी निकल जाएगा। बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से, और अपनी ये दिवाली के बम है ना कहीं और जाके फोड़ना। पास ही खड़ी शीतल ये सब देखती रहती है पर अपनी सच्चाई बिल्कुल नहीं बताती। वक्त बीतता जाता है। अपने घर में नई काम वाली बाई रख लेती है, लेकिन तभी पाद की गंदी बदबू उसे परेशान करती रहती थी। एक दिन उसका पति राज शाम को खाना खाने के बाद कमरे में जाता है और एसिडिटी के कारण वो एक जोरदार पाद मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर महक आ जाती है, जो कि उसे पाद मारता हुआ देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो उठती है और कहती है, अच्छा तो आप है वो इंसान जिसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। बकवास बंद करो, मैंने आज पहली बार पाद मारा है। हाँ, अब तो झूठ बोलोगे ही। पाद मारने के बाद भी भला कोई कहता है कि मैंने मारा था? देखो, तुम गलत समझ रही हो। जिसे तुम ढूंढ रही हो और जो ये सब कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम नहीं हो तो कौन है, बताना जरा। मेरी माँ, तुम्हारी सास, वही है जो इस घर में न्यूक्लियर बम छोड़ रही है, समझी? हे भगवान, पदोड़े के साथ साथ कितने मतलबी इंसान हो तुम यार। मतलब सच्चाई पता चलने पर तुम अपने माँ पर नाम लगा रहे हो। अरे अगर यकीन नहीं आता तो माँ से जाके पूछ लो। चलो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राज और महक जैसे ही शीतल के पास जाते हैं, वो एक जोरदार
तेज आवाज वाला पाद मार देती है, जिसे सुनकर उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी महक बोलती है, हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो मुझे इतनी गंदी बदबूदार पतौड़ी सांस मिली है। माँ जी, आपने ये बात मुझसे आखिर क्यों छुपाई? आपको पता भी है मैं इसके लिए कितना परेशान हूँ। जब से मेरी शादी हुई है इस बदबू ने मेरा जीना दुर्भर कर रखा है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। असल में मेरा खुद के खाने पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसके चलते मेरे पेट में अक्सर गैस बन जाती है और फिर लीक हो जाती है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए। और हाँ, अब मैं आपकी मदद करूँगी आपकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तभी महक का एक जोरदार पाद निकल जाता है। तीनों के तीनों एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। कुछ दिन डॉक्टर से इलाज और व्यायाम के बाद शीतल के पाद मारने की दिक्कत खत्म हो जाती है और महक अपने पति राज और सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पदौड़ी सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी सास इसी तरीके से उसे पाद मारकर परेशान करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। किंजल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो दिल्ली के कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसे जूतियां पहनने का बहुत शौक था, जिसके कारण वो हमेशा ही जूतियां पहना करती थी। उसके परिवार में उसकी विधवा माँ अंजुम थी। ऐसे ही एक सुबह वो तैयार होकर अपनी दोस्त महक के साथ कॉलेज जा रही होती है कि रास्ते में अचानक किंजल की जूती टूट जाती है और नीचे का हिस्सा अलग, साथ ही ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है। ये सब देखकर उसकी दोस्त को बहुत जोर से हंसी आ जाती है और वो कहती है, यार किंजल, तो इतने सस्ते सस्ते जूतियाँ ले तो लेती है, मगर बेचारे तेरे पैर इसे ज्यादा टाइम झेल नहीं पाते। बकवास है ना, बंद कर ले अपनी। जब देखो बत्ती सी चसा देगी अपनी। अब क्या करेगी? यही क्लास लेगी क्या आज? यार मैक, तेरा मुंह नहीं अच्छा, कम से कम बात तो अच्छी कर ले। चल अब एक नई जूती लेते हैं। दोनों एक जूती की शॉप पर चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात नितिन नाम के लड़के से होती है। नितिन को पहली ही नजर में किंजल से प्यार हो जाता है। वो उससे बात करने के लिए दुकान में काम करने वाला लड़का बन जाता है। एक्सक्यूज मी, शो मी सम जूतियाँ। यस मैम। क्या बात है, पढ़े लिखे हो? हाँ जी, MA फर्स्ट ईयर फिलोसफी। MA फर्स्ट ईयर, वो भी फिलोसफी, और जूतियाँ बेचते हो? अरे मैडम, कैसी जूतियाँ दिखाऊं? पटियाला जूती, हिल वाली जूती, सब मिलेगा हमारी शॉप पे। क्या दिखाऊं बोलो? अरे इतनी बड़ी तो दुकान भी नहीं है, जितनी वैरायटियों के आपने नाम बता दिए। मुझे तो कोई सस्ती सी जूती दे दीजिए। ये दिल्ली है मैडम, यहाँ पे दिल बड़े होते हैं। तो फिर दिखाइए एक पटियाला जूती, मस्त सस्ती सी। नितिन किंजल के पैरों में जूती पहनाता है और कहता है, चल के देखो मैडम, जच रही हैं आपके पैरों में। गोरे गोरे पैर है ना आपके, तो और ज्यादा फब रही है। मैडम जी, नितिन की तरफ से 800 की जूती सिर्फ 100 रुपए में। अच्छा, क्यों? नितिन हमारा रिश्तेदार है। और है कौन ये नितिन? जी मैं ही हूँ, और रिश्तेदार नहीं तो बन जाएंगे जी। देखिए नितिन जी, मैं यहाँ जूती लेने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं। जी मैंने तो पहली बार देखते ही आपको अपना सब मान लिया है, आपको कैसे बताऊं? एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए? कुछ बोलेंगे? किंजल जूतियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। नितिन रोज उस दुकान पर जाता और किंजल के आने का इंतजार करता। ऐसे ही एक दिन किंजल अपनी 3 दोस्तों के साथ फिर से नितिन की शॉप पर आती है और कहती है, हाय नितिन। हे, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी जूतियाँ बहुत पसंद आई, इसीलिए इन सबको भी यहाँ वही दिलाने लाई हूँ। अच्छा जी, तो ले लो, आपकी ही तो दुकान है। डिस्काउंट तो दो ही ने भी। अच्छा जी, ले लो, लेकिन सस्ती जूतियाँ देने के बाद आपको मेरे साथ कॉफी पे चलना होगा। ठीक है, शाम को चलते हैं फिर। शाम को दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं।
जहाँ एक दूसरे के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। ऐसे ही एक रात जब किंजल सो रही होती है, तब अचानक उसकी खिड़की से नितिन दबे पैर उसके कमरे में आ जाता है और उसको जगाते हुए कहता है, आई लव यू किंजल। आई लव यू टू नितिन। सच में किंजल? नितिन, तुम यहाँ कैसे? हाँ। एक मिनट। किंजल नितिन को थप्पड़ मारती है। क्या है, क्यों मार रही हो? पागल हो तुम भी, इतनी रात को चोरों की तरह क्या करने आए हो यहाँ? अरे चोर तो तुम हो। अच्छा जी, ऐसा क्या चुरा लिया मैंने? कोई एक चीज चुराई हो तब ना। मेरा दिल, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा सब कुछ ही तो चुरा लिया तुमने। अगर मम्मी आ गई ना तो हम दोनों को पूरा गायब कर देगी। अरे ये सब छोड़ो, मैं क्या कहने आया था। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पागल हो क्या? क्या मुझसे शादी करोगी? अच्छा ठीक है बाबा, करूँगी शादी तुमसे, लेकिन अभी तुम जाओ, किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, बाय। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दोनों अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों के घर वाले उनका रिश्ता पक्का कर एक होटल में मिलने वाले होते हैं कि तभी अचानक किंजल की जूती टूट जाती है और ये सब देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी उसकी होने वाली सास निम्मो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे सस्ती सी जूती पहनेगी तो यही होगा ना। माँ, अब यहाँ भी शुरू हो गई। अरे तू चुप कर, जो सही है वही तो कह रही हूँ। ऐसी जूती पहनने का क्या फायदा कि 2 कदम चलो और 32 बाहर आ जाए। किंजल शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले कहीं जाकर बैठ जाती है। नितिन उसे ढूंढता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ मेरी जान? मुझे बहुत बुरा लगा। अरे कोई बाहर का नहीं है, सब अपने ही हैं। इस जूती की वजह से ना आज मेरी बेइज्जती हो गई इतने खास दिन पर। अच्छा बस 10 मिनट रुको। नितिन तुरंत अपनी बाइक से शॉप पर जाता है और किंजल वहाँ से भी फिर से एक सस्ती जूती खरीद लेती है। दोनों अपने माता पिता के पास जाते हैं। दोनों के घर वाले आपसी रजामंदी से उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद उनकी बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और किंजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और आए दिन बाजार से अपने लिए सस्ती जूतियां लाती रहती है। ऐसे ही एक दिन किंजल की सास मार्केट जाने के लिए अपनी चप्पल ढूंढती है। जब उसको चप्पल नहीं मिलती तो वो अपनी बहू से कहती है, अरे किंजल बहू, मेरे चप्पल कहाँ हैं? मिल नहीं रहे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। माँ जी रुकिए, मैं देखती हूँ। अरे 10 मिनट हो गए, मिला नहीं क्या अब तक? माँ जी मिल नहीं रही है, आप एक काम कीजिए ना, मेरी जूतियाँ पहन लीजिए। अरे चल, बड़ी आई मुझे जूती पहनाने वाली, पहन भी लीजिए माँ जी। किंजल अपनी सास के पैरों में जूतियाँ पहना देती है और जूती पहनकर जैसे ही उसकी सास कुछ दूर चलने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो गुस्से से किंजल से कहती है, अरे सत्यानाश हो तेरा, तूने जानबूझकर मुझे ये जूतियाँ दी ताकि मैं गिर जाऊं, मेरे दांत टूट जाए, मेरे टांग टूट जाए, तो यही चाहती है ना? मेरी कमर मार डाला इस करमजली ने। नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हट, दूर हट, नहीं जाना मुझे कहीं। ऐसे ही आए दिन किंजल की सस्ती जूतियाँ टूटती रहती थी। ये सब देखकर उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वक्त बीतता जाता है और एक दिन, बहू मेरी बात सुन जरा, देख मैं तेरे से बड़ी हूँ और तेरे भले के लिए ही कहूँगी, बेटा तू ये सस्ती सस्ती जूतियाँ पहनना बंद कर दे, इससे तेरे पैसे तो खराब होते ही हैं और भगवान न करे कल को तेरे साथ कोई अनहोनी हो गई तो तू क्या करेगी बेटा, इसीलिए तू अच्छी और टिकाऊ जूती ले ले। इस तरह किंजल को
ये समझ आ जाता है कि जरूरत से ज्यादा हल्की क्वालिटी की चीजें लेने से हम अपना और अपने पैसों दोनों का नुकसान करते हैं। और अब किंजल सस्ती जूती छोड़कर महंगी और टिकाऊ जूती पहनना शुरू कर देती है। ये सब देखकर किंजल की सास को बहुत ही खुशी होती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सस्ती जूती वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ती जूतियाँ पहनती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। पूजा एक बहुत ही चंचल और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो मेकअप करने की बहुत शौकीन थी। घर हो चाहे बाहर, वो हमेशा ही मेकअप किए बिना नहीं जाया करती थी। परिवार में उसकी माँ मीना और पिता मनोज थे। यहाँ तक कि पूजा अपनी पॉकेट मनी से भी सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स ही खरीदा करती थी। ऐसे ही एक दिन विदेश से उसके घर पर उसकी मौसी की बेटी लीजा आती है और वो अपने वहाँ के एक्सपीरियंस और रहन सहन के बारे में पूजा को बताती है। दीदी, आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे है? मेकअप तो मैं भी लगाती हूँ, पर कभी इतना चमकता नहीं है। अरे, तुझे क्या लगता है कि मैं कोई ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स लगाती हूँ? ओह, तो फिर आप कौन से प्रोडक्ट लगाती हैं दीदी? मैं विदेश से आई हूँ, तो वहाँ के महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगाऊंगी ना, जिनसे मेरे चेहरे पर ग्लो आता है। तुम्हारी तरह थोड़ी कोई भी सस्ते से ब्रांड का प्रोडक्ट उठाया और लगा लिया। प्लीज दीदी, मुझे भी दिला दीजिए ना ये वाले महंगे प्रोडक्ट। मैं भी आपकी तरह चमकना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही चलते हैं शॉपिंग। अगले दिन लीजा और पूजा शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। वहाँ अलग अलग ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स देखते हैं और सबसे महंगा वाटरप्रूफ मेकअप खरीद लेते हैं। दोनों मॉल से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी रोहन नाम के लड़के से पूजा की टक्कर हो जाती है, जिससे पूजा के हाथों में से सारे बैग्स नीचे गिर जाते हैं और उसके मेकअप प्रोडक्ट्स यानी कि फाउंडेशन, ब्लशर, पैलेट्स, ब्रशेस आदि सारी चीजें बिखर जाती हैं। ओफो, मेरा सारा सामान बिखेर दिया। मेरा वाटरप्रूफ फाउंडेशन, ब्लशर सब खराब हो गया। सॉरी मैम, मेरी वजह से आपका सारा सामान गिर गया। सॉरी से क्या होगा, मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए, सारा सामान खराब हो गया। डोंट वरी मैम, आइए मेरे साथ। मेरी खुद की मेकअप प्रोडक्ट बनाने की कंपनी है और इसी मॉल में मेरी शॉप भी है। आइए मेरे साथ। वाओ, रियली? जल्दी चलिए। रोहन उसे अपनी शॉप पर ले जाता है और उसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता है, साथ ही उनके बारे में पूरी जानकारी भी देता है। वक्त बीतता जाता है। अब जब भी पूजा को मेकअप प्रोडक्ट्स लेने होते, वो रोहन के पास जाती और उसे ढेरों सारी बातें किया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन पूजा रोहन को मिलने और अपने दिल की बात बताने के लिए उसे सीसीडी में बुलाती है। हाय रोहन। हाय पूजा, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? रोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। रोहन, मेरा मन नहीं लगता अब कहीं भी, और ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बस सारा दिन किसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। ओहो, लगता है किसी से प्यार हो गया है तुम्हें। हाँ रोहन, मुझे प्यार हो गया है एक लड़के से। अच्छा, तो बताओ कौन है वो खुशनसीब? अरे और कौन, वो तुम ही तो हो रोहन। आई लव यू सो मच। सच पूजा, मैं तुमसे पहली मुलाकात से ही प्यार करने लग गया था, पर आज तक तुमसे कह नहीं पाया। आई लव यू टू पूजा। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही समय बाद अपने इस रिश्ते के बारे में घर वालों को बता देते हैं और दोनों के परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। पूजा रोहन के घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और कुछ ही दिनों बाद रोहन की माँ कमला गांव से वापस आती है और अपनी बहू को देखकर कहती है, अरे वाह मेरी बहू,
कितनी सोहनी लग रही है तू आज, किसी की नजर ना लगे तुझे। जी माँ जी, शुक्रिया। हाय मेरे तो नसीब ही खुल गए, इतनी सुंदर बहू मिली है मुझे। अगर कोई तुझे देखेगा तो बस वाह वाह ही करेगा। अरे माँ जी, कितनी तारीफ करेंगी, आप बस भी कीजिए और चाय पी लीजिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रोहन का बर्थडे आता है। पूजा पार्टी की तैयारियां करने लगती है। वो पार्टी का सामान लेने मार्केट जाती है तो वहाँ देखती है कि मेकअप प्रोडक्ट्स पर सेल लगी है, जिस पर 90% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। उसे देखकर वो मन ही मन सोचती है, वाओ, इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट, वो भी इतने सस्ते में। बहुत अच्छा मौका है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, आज शाम की पार्टी के लिए ना यहीं से सारे प्रोडक्ट ले लेती हूँ। पूजा ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद कर घर ले आती है और शाम को पार्टी के लिए तैयार होती है। पार्टी के लिए तैयार होने में वो वही सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है और रेडी होकर नीचे आ जाती है। जब वो नीचे आती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ वक्त बाद पूजा को अपने चेहरे पर खुजली और जलन होना महसूस होती है, पर वो इन बातों को इग्नोर करके पार्टी एंजॉय करने में लग जाती है। रोहन और पूजा मिलकर केक कट करते हैं और डांस भी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही पूजा अपना सस्ता मेकअप रिमूव करती है तो मानो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया होता है। साथ ही उसके मुंह पर छोटे छोटे लाल दाने भी निकल आते हैं, पर उसे बहुत ज्यादा खुजली और जलन भी महसूस होती है। तो वो अपने चेहरे को पहले तो ठंडे पानी से धोती है और फिर उस पर बर्फ लगाती है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी कमरे में उसकी सास और पति भी आ जाते हैं और पूजा को देखकर बोलते हैं, अरे ये क्या हाल बना रखा है पूजा तुमने, और ये सब कैसे हुआ? हाय हाय, अरे बहू, ये तेरी शक्ल लाल टमाटर जैसी क्यों हो गई? वो मैं पार्टी के लिए सामान लेने मार्केट गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेकअप प्रोडक्ट्स की सेल लगी है, वो भी एकदम सस्ते दामों में। मैंने वहाँ से प्रोडक्ट्स ले लिए और यूज किए, जिसके बाद मेरा ये हाल हो गया। पागल ही हो बिल्कुल, हद होती है। मतलब तुमने सस्ता देखकर अपनी स्किन के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि यह कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता था। पर नहीं, तुम्हें तो बस मेकअप से मतलब है, उसकी क्वालिटी से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, प्लीज कुछ कीजिए ना। अगली सुबह रोहन पूजा को लेकर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जहां डॉक्टर पूजा का स्किन टेस्ट करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, आपकी वाइफ ने बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी के बने मेकअप प्रोडक्ट यूज किए हैं, जिसके चलते इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्श हो गई है और इनको ईचिंग, रैशेज और डेडनेस भी हो गई है। तो क्या डॉक्टर, मेरा चेहरा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? जी हो सकती है, पर आपको अपना मेकअप करना छोड़ना होगा ताकि आपकी स्किन का पीएच लेवल सही हो सके। साथ ही एक अच्छी डाइट लें ताकि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे। पूजा ठीक वैसा ही करती है जैसा डॉक्टर ने उसे कहा था और वो अपनी स्किन का खास ख्याल रखती है। साथ ही होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल भी करती है और एक अच्छी हेल्दी डाइट लेकर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, पूजा की स्किन वापस पहले जैसी और उससे भी ज्यादा ग्लो करने लगती है। साथ ही अब पूजा किसी भी तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चाहे वो सस्ते हो या फिर महंगे, उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देती है और अपने नेचुरल लुक और नेचुरल ब्यूटी को अपनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पूजा की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो कि इसी तरीके से मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हो? अगर हाँ, तो जल्दी से उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।